Right, so we are live now, Dr. Satish. So I'll just take 1 minute to post the delayed relay on the different page. Just a minute. So it's just a moment that we start. Network is amazing, as it should. Yeah. I think we should start, Dr. Satish. Yes. This seems to be taking some time. Let's get started. Yeah. Yeah, right. So here we are. नमस्कार, हेल्थ पैंडेमिक से मैं रविशंकर आपका फिर से स्वागत करता हूं और मेरे साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश रंजन है लाइव जर्मनी से इस वक्त। और पहले सेशन में हमने बात किया कोरोना इन्फेक्शन के बारे में, क्या कोरोना वायरस क्या होता है, उससे बचने के किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। जो दूसरा सेशन हमने किया उसमें हमने उनके कोरोना इन्फेक्शन जब किसी को हो जाता है तो वो किस किस तरीके से बढ़ता है। अभी हैप्पी हाइपोक्सिया की भी बात हो रही है तो उसके बारे में भी हमने बात की थी उसमें। और आज जो सेशन है ये इस बारे में है कि जो आमतौर पर जो कंफ्यूजन्स चल रही हैं कि किस तरह से कोरोना का एक्चुअल डायग्नोसिस होना चाहिए, कैसे होता है, क्योंकि कई लोगों को जो है वो अब जैसे एक कहावत आजकल चल रही है कि यदि इंसान को खुद भी खांसी आ जाए तो वो डर जाता है। तो हमें जो हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू का जो पर्पस है कि ऑथेंटिक सोर्स से हम समझे, जो एक डायरेक्ट जहां पे रिसर्चेस होते हैं, जहां से निकल करके चीजें हेल्थ केयर सिस्टम में आती है, हम डायरेक्टली वहां से समझे कि जो करंट एविडेंसेस हैं वो हमें किस तरफ इशारा करती है, क्या फैक्ट्स हमें बताना चाहते हैं कि डायग्नोसिस का असल जो तरीका है वो क्या है, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भय ना रहे, हम उन चीज़ों को समझ पाए, हेल्थ केयर सिस्टम के साथ कोऑपरेट कर पाए, अपनी जो प्रिकॉशंस लेनी है वो हम सही तरीके से ले पाए। और इसीलिए आज फिर से स्वागत करता हूँ डॉक्टर सतीश रंजन जी। आप थैंक यू तो नमस्कार टू ऑल। अच्छा, एक क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड, वन वेरी क्विक क्वेश्चन। फेसबुक पे किसी ने पूछा कि क्या डेड बॉडी को इतनी छुआछूत की बीमारी क्यों बना दी गई है, क्या उससे भी कोरोना इन्फेक्शन फैलता है? एक्चुअली ये छुआछूत और इसका बात नहीं है, किसी भी तरह का ये सोशल ये एनिग्मा या सोशल अफवाह, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये साइंटिफिक चीजें हैं। वायरस एक फैलने वाला है ऑर्गेनिज्म होता है, तो अगर उसका फैलने का एक सोर्स है तो हमको उसका खास ख्याल रखना होता है कि हम उस सोर्स से वायरस को ना फैलने दें। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी इन्फेक्टेड होते हैं उनमें वायरस रहता है, उनके हो सकता है कि उनके शरीर पे भी बाहर वायरस हो, तो जिससे एक फैलने का खतरा होता है। तो बस आप इसको सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मान के चले कि हम वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमको उस तरीके से उस चीज को हैंडल करना होता है। बस इसमें और किसी तरह का कोई छुआछूत या इस तरह से नहीं सोचना चाहिए लोगों को। ओके, जो बाकी सवाल है कि प्राणायाम सही है, एक अच्छा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है कि नहीं, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई कैन टेल यू यस डेफिनेटली, टिल द टाइम कि वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर जा रहा है
और एक सवाल था बेटर वैक्सीन का, मेरे ख्याल से इस चीज के बारे में पहले सेशन में, लास्ट सेशन में डिस्कशन हो चुका है कि जो दो तरह की मुख्यतः वैक्सीन चल रही हैं उनका क्या कंपोजिशन है और क्या उनका स्ट्रक्चर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोरोना इन्फेक्शन का डायग्नोसिस होता है। तो आप प्लीज बताएं, मतलब इसमें क्या जानकारी हम ले सकते हैं आपसे। देखिए, मेरे ख्याल से हम अपना स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। कोरोना एक वायरस, एक ओके, लेट मी हम जस्ट। स्लाइड शुरू करते हैं, फिर वहां से मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि ये वायरस क्या होता है, जेनेटिक जी, मटेरियल क्या होता है, और कैसे हम इसको इसको हम डायग्नोज करते हैं। ओके। तो इसमें सबसे पहला, मैं हम लोग एक डिस्क्लेमर से हमेशा एक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी? अभी हाँ, अभी ये अपलोड हो रहा है। तो जी, डिस्क्लेमर क्या होता है हमारे लिए अक्सर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी एक साइंटिफिक जानकारी है, जो पूरी तरीके से प्रमाणित इसलिए है क्योंकि इसको मैं भी करता रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने रिसर्च के टाइम में ये ओके। आरटीपीसीआर वगैरह, ये हम लोग का डेली का एक तरह से रूटीन वर्क होता था मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में। तो ये हम लोग करते थे, तो इसीलिए मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूँ जहाँ से ये ओरिजिनल है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल, ऑथेंटिक, वैलिडेटेड, आप इसको जो कह सकते हैं। इसको आप एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं फर्दर भी लोगों को शेयर करने के लिए। तो ये बिल्कुल, ये जो जानकारी है, बिल्कुल ऐसा आप समझिए कि जो मैंने किया है मैं आपको उसी के आधार पे सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा है, तो ये आपकी जानकारी के पर्पस के लिए है। सबसे पहले मैं आपको वायरस के बारे में बताना चाहता हूँ कि वायरस होता क्या है। तो वायरस एक तरह का एक माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक मटेरियल, आप इसको मानिए कि जो एक्चुअली वो, अगर हम देख पाए तो मैं बहुत अच्छे से आपको, मेरे ख्याल से मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। कोई अगर फुल स्क्रीन ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर पीपीटी अपलोड हो जाए जी तो हाँ, मैं इसमें वही है प्रयास एक्चुअली। करता हूँ। तो उसमें आप देखेंगे तो शायद आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से वो बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये कोरोना वायरस एक्चुअली क्या है? कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम आरएनए कहते हैं। ये तो मेरा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चलेगा। आप बस थर्ड स्लाइड पे आ जाओ, डिस्क्लेमर के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक वायरस का, आप राइट साइड में अगर लेके जाए तो एक वायरस को अगर हम मान लीजिए कि हम बीच से डाइसेक्ट करके अगर हम देखते हैं, प्लीज उसको उतना ही रहने दीजिए। हाँ, जी। ये अगर हम देखिए तो इस वायरस के बीच में आपको एक आरएनए मटेरियल दिखता है। तो बहुत वायरस में आरएनए भी हो सकता है, किसी में डीएनए भी हो सकता है। जस्ट। ये रहा। हाँ, तो ये आपका आरएनए मटेरियल है और ये आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि सराउंडेड होता है दूसरे प्रोटीन से, जनरली सराउंडेड होता है, प्रोटीन कोट से सराउंडेड होता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर एनवेलप बोलते हैं। तो ये कोरोना वायरस जो अभी जिससे ये कोविड डिजीज होता है, इसमें एक सिंगल आरएनए होता है और जो कि प्रोटीन से कवर्ड होता है, और उस पर आपको ये स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको वायरस को एंट्री कराने में, वायरस को वो मदद करते हैं, जो ऊपर आप रेड रेड रंग का जो उभराव देख रहे हैं। तो अब हमें यहाँ से हमें इससे आगे हम समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये डीएनए और आरएनए होता क्या है। देखिए, दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए का, जैसा आप राइट साइड में फोटो देखिएगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जो कि सभी जानवरों में, एनिमल्स में, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इसमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जो आप ये जो स्ट्रैंड देख रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, चार मुख्यतः मॉलिक्यूल से बना होता है। ये जो आप दिख रहे हैं रेड ब्लू, ये जो आपको दिख रहा है चार, ये चार बेस पेयर इसको हम बोलते हैं।
तो ये डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, 4 ATCG होता है, और ये चारों आपस में बेस पेयर की तरह एक से दूसरा मैचिंग करके, ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये चार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चार जो दिख रहा है आपको बीच में स्ट्रैंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चार तरह के डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एक दूसरे से मैच करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, तो इसीलिए ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसमें सिर्फ राइबोक्सीन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, आपको समझना होगा कि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है जो कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, और आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और ये जो आरएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये फिर मल्टीप्लाई करता है, जो शरीर के अंदर जब ये कोरोना वायरस प्रवेश कर जाता है, तो ये मान लीजिए कि ये सिंगल स्ट्रैंड का वायरस है, तो ये आपके शरीर के अंदर जो सेल्स हैं जिसमें वो प्रवेश करता है, उसकी सारी मशीनरी को यूज करके ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अब हम आते हैं इस पूरा प्रक्रिया, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए प्लीज। जो ये पूरा प्रक्रिया होता है, इसको हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, हम अपने शरीर की पहले बात करते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए, इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसको कि हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको ट्रांसलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आरएनए जो है ये न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड होता है, तो इसीलिए एक तरह से एक प्रकार से दूसरे प्रकार में ये कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर अगर कई बारी हमें बीच में जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ बीच में देखिए, डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए से भी कई बार डीएनए बनने का प्रक्रिया को किया जाता है जिसको कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया पे हमारा जो कोरोना वायरस का डिटेक्शन जो होता है, वो इसी प्रक्रिया पे बेस्ड होता है, जिसको कि हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको हम पीसीआर करके हम इसको देखते हैं। तो आइए हम अब लोग आगे समझते हैं कि ये पूरा जो प्रक्रिया ये कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सिंपल प्रोसीजर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपका सैंपल लिया जाता है, और जिस सैंपल में आरएनए वायरस होता है, उसी सैंपल को आप यहाँ मान लीजिए कि एक वैसा सैंपल हमारे पास है जिसमें कि एक आरएनए, ये कोरोना वायरस है, और उसमें आरएनए जो है उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं पीसीआर में, जैसे मैंने बताया कि हम आरएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमको आरएनए से सबसे पहले हमको डीएनए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। ये आरएनए से, ये आप देखिएगा, ये पूरा मशीनरी है, ये पूरा, इसको हम अपने सेल इन विट्रो करते हैं, और ये एक डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, क्योंकि ये आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री एक स्ट्रैंड बन जाता है। तो ये सबसे पहले हमको ये बनाना होता है। तो हमने आरएनए से क्या कर लिया, डीएनए बना लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नहीं एक ऊपर, या थोड़ा ऊपर आएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे। तो अब देखिए, ये जो डीएनए हमारे पास, आ जाता है, अब इस डीएनए को हमको इसको हमको एम्पलीफाई कराना होता है, क्योंकि ये बहुत कम जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इससे हम सही सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो क्या, ये जो पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसमें इसी डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। तो इस एम्पलीफाई करने का कुछ स्टेजेस होता है। अब जैसे ये देखिए, आप शुरू में देखिए, हमारे पास एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया। तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हम लेके जाते हैं, ताकि ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, ये दो अलग अलग सिंगल स्टैंड में खुल जाता है। तो इसको हमको करीब 94-95 डिग्री पे इसको हीट करना पड़ता है। ये सारा मशीन के अंदर होता है, इसका टेम्परेचर और साइकिल उसमें सेट किया जाता है इस हिसाब से। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद आप देखिए कि ये जो सिंगल सिंगल स्टैंड बन जाता है, उसके बाद उसमें हम प्राइमर का एनिलिंग कराते हैं। ये प्राइमर क्या होता है और ये प्राइमर क्या काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक प्राइमर जो होता है, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। अब देखिए, जो ऊपर का जो आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उसका हम देखिए एक छोटे से रीजन का, ये 10 या 20 न्यूक्लियोटाइड का एक हम छोटा सा सेगमेंट डिजाइन करते हैं, और ये उसमें हम उस पीसीआर जो ट्यूब है उसमें हम इसको डाल देते हैं मास्टर मिक्स में।
और सिमिलरली जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री छोटा सा वही प्राइमर का दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है। तो ये देखिए दोनों प्राइमर आपको दो अलग अलग जगह पे, एक ऊपर वाले स्ट्रैंड में एक नीचे वाले स्ट्रैंड में बाइंड कर जाते हैं। और उसके बाद आप नीचे देखिए थर्ड स्टेज में जाए एक्सटेंडिंग, तो उसके बाद वहां से वो एक्सटेंड होके आपको देखिए एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बना देता है। तो ऊपर वाले का देखिए एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बन गया, फिर उसी तरह से नीचे वाले का एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड बन जाता है। तो इस तरह से हम क्या हुआ, हमने एक डीएनए का दो स्ट्रैंड से हमने कॉम्प्लीमेंट्री दो बना दिया। तो इस तरह से अब हमारे पास एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। तो इसी तरह से फिर ये आगे साइकिल चलता रहता है और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये एक सिंपल तरीका आपको मैंने बताया कि कैसे डीएनए एम्पलीफाई होता है। अब यहाँ पे जो लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये जो म्यूटेशंस हो जाता है तो ये पीसीआर डिटेक्ट करता है नहीं करता है, ये क्यों स्पेसिफिक है, ये किसी और का भी डिटेक्ट कर लेता। तो ये जितनी भी भ्रांतियां हैं आपको उसके बारे में आज आपको मैं एकदम खुल के अच्छे से बताता हूँ कि सब कुछ ये प्राइमर डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको प्राइमर स्पेसिसिटी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, हम जब प्राइमर डिजाइन करते हैं, आप देखिए कि इसमें दो स्ट्रैंड है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और दो प्राइमर्स हैं इसमें। तो इसमें आप देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जो है डिजाइन किया जाता है प्राइमर्स को। और ये जो प्राइमर होते हैं ये एक खास सीक्वेंस के लिए डिजाइन किया जाता है, जो सीक्वेंस सिर्फ उसी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है। ये बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। हम पहले वायरस का पूरा जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग किया जाता है, जिसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है, उसके बाद उसका एक ऐसा छोटा सा रीजन चूज किया जाता है जो कि सिर्फ इसी वायरस में होता है, के जेनेटिक मटेरियल में होता है, बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में नहीं होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक होता है सिर्फ इसी वायरस के जेनेटिक मटेरियल के लिए। और ये 100 या 200 बेस पेयर का हम एक सीक्वेंस को हम एम्पलीफाई करते हैं। हम पूरे जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं। ये प्राइमर जहां से बाइंड करेगा ऊपर में, ऊपर वाले स्ट्रैंड को देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा, ठीक है। ये अगर 20 सीक्वेंस 200 बेस पेयर का, तो ये सिर्फ 200 बेस पेयर को एम्पलीफाई करेगा। तो सिर्फ आप देखिए ऊपर आपको 200 बेस पेयर का एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल तैयार हो जाएगा। फिर नीचे वाले में फिर वैसे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये चलेगा और वही 200 बेस पेयर का जेनेटिक मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल तैयार होता है, ये प्राइमर के स्पेसिफिक होने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इसी कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट करेगा। बाकी किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे आप जो भी सुने हो, चाहे आप जो भी जानते हो, उसको ये बाइंड नहीं करेगा। और जब बाइंड नहीं करेगा तो उसको एम्पलीफाई नहीं करेगा, तो आपके पास और किसी भी जेनेटिक मटेरियल का होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो प्राइमर है, अब सवाल होता है कि म्यूटेंट को डिटेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बिल्कुल कर सकता है। अगर वो म्यूटेंट का ये जो रीजन है, जिस रीजन के खिलाफ ये प्राइमर डिजाइन किया गया है, अगर वो रीजन म्यूटेंट में एज इट इज मौजूद है, जिसको हम कंजर्व रीजन बोलते हैं, तो ये कितने भी वायरस के वेरिएंट हो जाए, म्यूटेंट हो जाए, अगर वो कंजर्व रीजन के लिए वो प्राइमर है, तो वो हर एक वेरिएंट, हर एक म्यूटेंट को वो डिटेक्ट कर लेगा। अगर इन केस अगर नहीं डिटेक्ट करता है, तो इसमें बहुत बड़ा हुआ जो मीडिया में खड़ा हो जाता है, ये बिल्कुल उनकी नासमझी है। उनको नहीं मालूम है साइंस ऑफ द प्राइमर एंड साइंस ऑफ द पीसीआर, इसीलिए वो हवा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। कई बार बड़े बड़े लोग आके बोल जाते हैं इसके बारे में जो शायद उनको नहीं पता होता है। अगर म्यूटेंट आ भी जाता है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। हमको सिर्फ प्राइमर का सीक्वेंस मॉडिफाई करना होगा, और ये कंपनी तुरंत मॉडिफाई कर सकती है, नए प्राइमर ले आ सकती हैं, और फिर हम म्यूटेंट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि म्यूटेंट को डिटेक्ट। अभी तक जितने भी मेरी कंपनी वालों से बात हुई है, सबने मुझे ये बताया है कि जितने भी प्राइमर है वो एकदम कंजर्व रीजन के लिए है, तो वो अभी सारे म्यूटेंट को वो डिटेक्ट कर पाते हैं। और इन फ्यूचर कभी भी अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो ये कंपनियां तुरंत प्राइमर्स को चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, और आपके पीसीआर में वो आ जाएगा और वो म्यूटेंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी, आपको कोई बोलता है कि हमने इस पीसीआर को दूसरे चीज में करके देखा, तो वो महज एक कंटामिनेशन है। आपके नाक में जो सैंपल है वो सेब संतरे का जूस का सैंपल नहीं होता है। आपके नाक में जो होगा वो वायरस का सैंपल होगा। उसी अगर उसका जेनेटिक मटेरियल एम्पलीफाई हो रहा है, तो विदाउट एनी डाउट वो कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल एम्पलीफाई हो रहा है। वो किसी सेब और संतरे का जूस का एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है।
तो इस तरह का जो भ्रांति है उसको आप आज से बिल्कुल अपने दिमाग से हटा लें। अब हम आते हैं तो तो बेसिकली तो डॉक्टर सतीश बेसिकली पॉइंट ये है कि जो समय लगता है टेस्टिंग में 8 घंटे से 12 घंटे का या जो भी लगता है, तो उसमें प्राइम जो रिक्वायरमेंट रहती है वो रिक्वायरमेंट रहती है, जैसा आप कह रहे हैं कि जो सैंपल लिया जाता है नोज से उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट होना चाहिए हमारे टेस्टिंग मॉलिक्यूल का वो काफी कम रहता है। बिल्कुल। अभी तो मैं आगे उसे पहले बताऊंगा, बढ़ाया जाता है, आगे हाँ उसे बताऊंगा पहले बढ़ाया जाता नहीं है मैं और फिर जो है जब टेस्टिंग होती है नहीं तो कोई भी वेरिएंट का जो डर अभी बना हुआ है वो उसमें डिटेक्ट हो सकता है। और मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड लगातार लगा हुआ है कि कोई भी नया वेरिएंट आता है तो वो उसको इस टेस्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट के सिस्टम में वो लोग अपग्रेड करते रहेंगे। बिल्कुल तो सही हमें बस सावधानी रखनी, तो इसमें कहीं भी हमें हेल्थ केयर सिस्टम के मतलब जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं कि वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें रिपोर्टिंग के हिसाब को ज़्यादा सही करनी चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम्स में सही तरीके से हम पहुंच पाए, उनके साथ कोऑपरेट करें। तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन जैसा आप बता रहे हैं वो हमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट और सही सही मिल सकती है। ये आज तक तो सिर्फ साइंस लैब में होता था, ये कभी पब्लिक के लिए तो इतना कॉमन तो हुआ नहीं था। तो इसमें क्या हम्म है कि जब ये मास स्केल में जब बाहर आता है तो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि हर एक लोग तो इसके बारे में, इसके साइंस के बारे में जानते ही नहीं। और जब इसके साइंस के बारे में हम्म जानेंगे नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि वो गलत चीज़ों को जो है, कहीं सुनी बातों को वो उठा करके और सेंसेशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि उनको रातों रात स्टार बनना होता है। तो हम्म ये सब चीजें बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। साइंस शुड प्रिवेल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में कि कैसे होता है। तो जैसे मैंने हम्म बोला कि जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है उसमें से आरएनए निकालना। आरएनए निकाल के फिर उसको हम सीडीएनए बनाते हैं और फिर हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो जब आपका एम्पलीफिकेशन प्रोसेस होता है तो आप ये देखिए, ये पीसीआर मशीन में एक वायल है, एक वायल में जो है हमने आपके आरएनए को निकाल के रख दिया, उसमें खुद ही उसमें सारे कंपोनेंट डले होते हैं, उससे सीडीएनए बन जाता है। सीडीएनए बनने के बाद उसमें प्राइमर भी होते हैं, उसमें डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं और उसमें एंजाइम्स भी डले होते हैं। उसके बाद ये पीसीआर साइकिल ये रन होता है मशीन में, और आप देख सकते हम्म हैं यहाँ पे कि 1 से 2 डीएनए बनता है, फिर 2 से। तो जैसा मैंने बताया कि एक छोटा सा सिर्फ डीएनए का सेगमेंट एम्पलीफाई होगा जो कि कोरिलेट करता है आपके कोरोना वायरस से। ठीक है। अब ये एम्पलीफाई हो गया, अब इसको समझना कैसे है, ये एम्पलीफिकेशन को समझा कैसे जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाए प्लीज। तो देखिए, आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा करें थोड़ा, हाँ, कि आपको हमेशा रिपोर्ट में आता हो कि ये सीटी वैल्यू। तो ये सीटी वैल्यू क्या होता है, मैं आपको यहाँ बड़े अच्छे से बताता हूँ। देखिए, सीटी वैल्यू का मतलब होता है कि किस साइकिल नंबर पे आपका जेनेटिक मटेरियल जो है एक बैकग्राउंड सिग्नल के ऊपर जाता है। तो आप ये देखिए, जो पहला फिगर है, पहला फिगर में आप देखिए कि लेफ्ट जो आपका एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, वो है फ्लोरेसेंस का। तो ये फ्लोरेसेंस बताता है कि एम्पलीफिकेशन जो होता है इसमें फ्लोरेसेंस मटेरियल यूज होता है, तो वो जितना एम्पलीफाई होगा उसका उतना फ्लोरेसेंस बढ़ता जाएगा। तो वो फ्लोरेसेंस से हमको पता चल जाता है कि वो एम्पलीफाई होते हुए चला जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, एक नॉइज होता है, एक बैकग्राउंड होता है, या एक फ्लोरेसेंस का एक मिनिमम लेवल होता है, तो उसको तय कर दिया जाता है। अब उस फ्लोरेसेंस लेवल से ऊपर जो भी ग्राफ जाएगा इसका मतलब है कि वो जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई हो रहा है। तो इसमें आप देखिए बहुत तरह के सैंपल है। अब कुछ सैंपल देखिए जिसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं था तो वो नेगेटिव की कैटेगरी में है, वो एम्पलीफाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जो प्राइमर है वो प्राइमर उससे बाइंड ही नहीं करेगा। अगर वो कोरोना वायरस की जगह उसको मान लीजिए तो दूसरा वायरस है, तो वो उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ बाइंड ही नहीं करेगा। जब बाइंड ही नहीं करेगा तो वो एम्पलीफाई नहीं होगा, तो उसका जो है वो फ्लोरेसेंस देगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जेनेटिक एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। और जो सैंपल में कोरोना वायरस होगा वो देखिए पॉजिटिव सैंपल की तरफ आपको एकदम बिल्कुल एकदम ऊपर से कर्व आपको दिखाई देगा, ये देखिए जो, हाँ। तो ये हमको एक तय करना होता है। अब आप नीचे आए, थोड़ा नीचे आए, मैं आपको एक सैंपल के बारे में बताता हूँ कि कैसे ये जो पॉजिटिव सैंपल होता है, थोड़ा नीचे आए। हाँ, अब आप ये देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सीटी वैल्यू क्या होता है।
अब आप देखिए कि आपका ये सैंपल है, ये जब स्टार्टिंग में था तो 0 फ्लोरेसेंस पे था, ठीक है, और 0 साइकिल नंबर पे था। इसके बाद जैसे मैंने बताया 1 से 2 होगा, 2 से 4, फिर इस तरह से जैसे जैसे साइकिल बढ़ता जाएगा, तो अगर आपका जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस का होगा तो वो एम्पलीफाई होता चला जाएगा, और ऐसे जो है वो एक आपको पूरा कर्व दिखाई देगा। तो आप देखिए कि ये जो साइकिल नंबर है, ये 20 साइकिल नंबर के आसपास देखिए, जहां से हमने एक थ्रेशोल्ड लाइन खींचा हुआ है, इसके ऊपर चला जाता है ये कर्व। तो ये देखिए, हाँ, ये जो हाँ, एग्जैक्टली ये पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए 19वें साइकिल नंबर के बाद यहाँ से आपका कर्व जो है एक्सपोनेंशियल फेज में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि 19 साइकिल नंबर के बाद आपका कर्व, आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सपोनेंशियल फेज में चला गया। तो इसीलिए इसका जो साइकिल थ्रेशोल्ड है, ये देखिए थ्रेशोल्ड है ना, और थ्रेशोल्ड वैल्यू जहाँ पे इसका मीट करता है, तो इसलिए इसको साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू 19 बोला जाता है। यानी कि 19 साइकिल के बाद आपका कोरोना जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका एक एक्सपोनेंशियल है, सबको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल होता है, और उसके बाद फिर ये इतना फ्लैट हो जाता है, जब एक मैक्सिमम एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो उसको हम प्लेटू बोलते हैं। तो ये हो गया एक सैंपल के लिए। अब देखिए, अब जैसे हर एक किसी का सीटी 19 आता है, किसी का 15 आता है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या मतलब होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सैंपल है, आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5-6 सैंपल ले लिया है। अब आप देखिए हमने थ्रेशोल्ड, एक जो ये जो डॉट लाइन है, ये जो डॉट लाइन है, ये आपको जो दिख रहा है 10 फ्लोरेसेंस 10, इसको हमने एक बेस लाइन मान लिया कि ये हमारा, ये जो फ्लोरेसेंस जो मटेरियल है ये अपने आप इतना फ्लोरेसेंस दे रहा होगा, तो इसके ऊपर जो साइकिल जाएगा उसको हम मानते हैं थ्रेशोल्ड। तो आप देखिए कुछ सैंपल, जो पहला सैंपल है वो देखिए 10 और 20 के बीच में, मान लीजिए कि 15, तो 15वें साइकिल में ही जाकर के ये जो है थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया, तो इसका सिटी वैल्यू वही 15 के आसपास होगा। जो दूसरा है वो देखिए 19 के आसपास होगा। ये जो 30 वाला है वो देखिए कि 30 और 35 के बीच में जा रहा है, और 35 से ऊपर करने का फिर कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 25 साइकिल हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं कि 25 साइकिल में अगर वो एम्पलीफाई हो जाता है, अगर वो थ्रेशोल्ड को पहुंच जाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे भी फिर बहुत सारे लोग आके बहुत सारा यूट्यूब सेंसेशन फैला दिए कि हमने पाया है 24 साइकिल नंबर। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका जो साइकिल नंबर है और जो सिटी वैल्यू है, देखिए जब जेनेटिक मटेरियल आपका शुरू में बहुत ज्यादा होगा तो वो जल्दी मल्टी एम्पलीफाई हो जाएगा, तो उसको वो 10 साइकिल में, 12 साइकिल में वो थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा आप में स्टार्टिंग में जेनेटिक मटेरियल होगा वो उतना जल्दी एम्पलीफाई हो जाएगा, यानी कि वो उतना जल्दी सीटी वैल्यू को अचीव कर लेगा। तो इसीलिए सीटी वैल्यू हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्टार्टिंग जेनेटिक मटेरियल, या आप उसको वायरल लोड मान लीजिए, हम उसको वायरल लोड से कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका सिटी वैल्यू जितना कम होता है उतना आप पे वायरस का लोड ज्यादा होने का संभावना है। तो यहाँ पे ये जो डायग्नोसिस होता है, ये डायग्नोसिस सीधा कोरोना वायरस को डायग्नोज करता है, जो कि कोविड-19 डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है। तो कोविड-19 कराने वाला कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो एकदम साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेस्ट है वो आरटी-पीसीआर टेस्ट है। हाँ, इसके आधार पे और भी जो टेस्ट होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल बेस्ड होते हैं, वो सारे टेस्ट बिल्कुल सही होते हैं, उन पे आपको यकीन करना होगा। लेकिन आरटी-पीसीआर पे आपको भरोसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये प्राइमर जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है। मैंने बताया जो नेगेटिव सैंपल होंगे तो उनमें वो बाइंड नहीं करेगा, उसमें किसी भी दूसरे कोरोना वायरस हो या कॉमन कोल्ड वायरस हो, इन्फ्लुएंजा हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ वो बाइंड नहीं करेगा। तो ये मुख्यतः आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड रविशंकर के लिए, रविशंकर आपको बताएंगे कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग, अगर कुछ सवाल होगा तो फिर हम लोग इस पे कुछ सवाल भी लेंगे। ओके, सो हम शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये कितना साइंटिफिक है, और आपको यहीं पे आप जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन है आपको काउंटर करने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो है प्रॉपर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है तो उसके आगे दुनिया का कोई भी जो मिस र्यूमर है या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। तो ये आपको समझने की ओके, जरूरत है, और इसीलिए हम बार बार ही कहते हैं कि आप हेल्थ परामर्श पे आप आइए, आप उसको लोगों तक इसीलिए पहुंचाइए ताकि हम मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर कर सके, और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों की जान जा रही है।
इसीलिए हम लोगों ने मिलकर ये पहल किया है कि हम कुछ लोगों की तो जान बचा सकते हैं उनको सही इंफॉर्मेशन दे करके। तो यहाँ आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। आप इसको जितना ज़्यादा हो लोगों तक पहुँचाएं और उनको सही जानकारी दें ताकि वो इस महामारी से जंग जीत करके और सही सलामत अपनी ज़िंदगी को और अपने परिवार वालों की भी ज़िंदगी को वो बचा सके। ओके डॉक्टर सतीश, एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि यदि जो प्रिकॉशंस है टेस्ट लेने के वो सही तरीके से ना लिए जाए तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होने के क्या चांसेस रहते हैं? अब आता हूँ फॉल्स पॉजिटिव का जो फॉल्स पॉजिटिव की जो बात होती है, आता हूँ। फॉल्स पॉजिटिव इसीलिए आ सकता है, देखिए पहला तो कि अगर सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर सैंपल सही से कलेक्ट नहीं होता है तो सबसे पहले आपको फॉल्स नेगेटिव आने का खतरा होता है। क्योंकि अगर सैंपल अगर सही तरह से कलेक्ट नहीं है और उसमें कोरोना वायरस नहीं आया तो आप में इन्फेक्शन होने के बावजूद वो डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका सैंपल सही तरीके से नहीं लिया गया। तो सबसे पहले खतरा इसमें फॉल्स नेगेटिव का होता है, ठीक है। लेकिन अगर लोगों को सिम्टम है तो आप फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आने के बाद भी आपको चाहिए होता है कि आप फिर से एक बार दूसरी जगह पे आप कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं जहाँ पे सही तरीके से सैंपल कलेक्ट होता है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव अब की बात होती है तो फॉल्स पॉजिटिव होने का आपको अलग अलग सिचुएशन में मैं बताता हूँ क्यों फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपको सिर्फ डाउट है और आपको लगता है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ, उस समय आपने टेस्ट कराया, ठीक है, और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया लेकिन आप में कोई कुछ किसी तरह का सिम्टम नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो इससे आपका दो चीज हो सकता है कि आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। तो ये फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। आप अपने सीटी वैल्यू से अपना वायरस का लोड कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, किसी किसी में केसेस में क्या हो सकता है कि जब ये ह्यूमन एरर हो सकता है कि जब हम सैंपल, इसमें क्या होता है 96 वेल में सैंपल डाले जाते हैं, तो अगर किसी ने पाइपेटिंग गलत कर दी, अगर किसी का सैंपल, मान लीजिए सैंपल ए है जिसमें कोरोना वायरस हो सकता है और सैंपल बी है जिसका वायरस नहीं है, नेगेटिव होने का चांस है, लेकिन अगर ए और बी मिक्स हो गया किसी तरीके से तो वो दोनों में पॉजिटिव दे देगा। तो ए वाले भी पॉजिटिव आ जाएंगे और बी वाले भी पॉजिटिव आ जाएंगे, तो बी वाले उस सिचुएशन में फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। हाँ, अब आती है फॉल्स पॉजिटिव, जो लोग रिकवर हो जाते हैं उनको भी फॉल्स पॉजिटिव कई बार आता है। मान लीजिए आपको कोविड हो गया, आप रिकवर हो गए, 4 हफ्ते हो गए, आपने कोई सिम्टम नहीं है, उस सिचुएशन में बताता हूँ, उस सिचुएशन में दो चीज हो सकती है। उस सिचुएशन में पहली चीज ये हो सकती है कि आप में कुछ रेजिडुअल वायरस जो है, जो जेनेटिक मटेरियल रह गया हो कुछ डेड वायरस का, तो वो डिटेक्ट हो सकता है, पहला चांस है। दूसरा चांस जो प्योरली रिसर्च बेस्ड एविडेंस है, जो लोगों को नहीं पता है, अगर 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते बाद भी अगर आप में आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो वायरस का आरएनए है वो आपके जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर गया। अभी हार्वर्ड, एमआईटी में, यूएस में ये रिसर्च हुआ है, उसमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल थोड़े टाइम के बाद लोगों में इंटीग्रेट भी कर जा रहा है जीनोम में। तो ये इसका थोड़ा, क्या मतलब है, इंटीग्रेट कर गया मतलब? इसका मतलब ये है कि वो जो आरएनए, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, वो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना होगा आपके शरीर में, जो मशीनरी है वो बना करके ऐसा हुआ होगा कि वो आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ ही वो आ गया होगा। तो वो अब आपके तो जेनेटिक मटेरियल दैट के इज अ साथ, पार्ट एंड पार्सल, जेनेटिक हाँ, कंपोनेंट के तौर पे वो वो आपके आपके एस्टैब्लिश हो गया है। हाँ, वो आपके अपने जेनेटिक में इंटीग्रेट हो गया होगा। हजारों लाखों जीन्स हैं, किसी भी हो सकता है, कहीं भी वो इंटीग्रेट हो जाए वो सीक्वेंस, और फिर वो आप जब भी एम्पलीफाई करेंगे तो तब आपको वो एम्पलीफिकेशन वो देता रहेगा। तो वो चीजें, इसका इसका परिणाम क्या होगा ये तो अभी अध्ययन का बात है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। ये आपके जेनेटिक कंपोजिशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और वो जिस जीन में ये मिल गया है वो जीन आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करता है, तो उस पे हो सकता है आने वाले समय में इसका कुछ मतलब तो इसका जो इंफरेंस है डॉक्टर सतीश, जो ये आप जेनेटिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि सिम्टम्स हो या ना हो, लेकिन जो टेस्ट का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, ये इन दोनों को एक साइंटिफिकली मैच एंड एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत बहुत है। ज्यादा, तो बहुत खास प्योरली। तो खास करके जिनका पॉजिटिव आया है उन्हें सावधान रहने की बहुत जरूरत है कि यदि उनके सिम्टम्स खत्म हो गए हैं लेकिन फिर भी उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं बट सिम्टम्स नहीं है,
तो पहला मैंने बताया वो कि भी वो उन्हें डेड वायरस, पहला जैसे मैंने बताया कि थोड़ा डेड वायरस हो सकता है, थोड़े टाइम तक उसका जेनेटिक मटेरियल रह सकता है, लेकिन हाँ लंबे समय तक अगर आपको आ रहा है तब आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं वो जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेट तो नहीं हो गया है। लंबे समय, एकदम खास कर मैं बोल रहा हूँ लंबे समय तक, अगर शुरू तो के 3-4 आमतौर पे हफ्ते तक कितनी है तब फ्रिक्वेंटली, तो अगर कितने फ्रिक्वेंटली इसे मतलब टेस्ट करना चाहिए यदि पॉजिटिव आ रहा जब है तो? जब जब आप सिम्टम फ्री हो जाते हैं, जब आप फुल्ली रिकवर हो जाते हैं, आप पूरे तरह आप सिम्टम फ्री हो जाते हैं, तो उस समय आप एक तरीके से आप वो, जब आप सिम्टम फ्री हैं उससे 3 से 4 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपको जब सहूलियत हो, आप एक बार टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली मैं कंप्लीटली फ्री हो गया हूँ। और नहीं तो जब आप कंप्लीटली सिम्टम फ्री हो जाते हैं उस समय भी आप टेस्ट करवा के देख सकते हैं। तो उससे 3 से 4 हफ्ते के दौरान आप कभी भी करवा के दे सकते हैं, लेकिन आपको ये 2-3 हफ्ते भी आपको प्रिकॉशंस लेके ही चलने चाहिए, क्योंकि जब आप सिम्टम फ्री हो भी जाते हैं तो भी कुछ प्रतिशत लोगों में हो सकता है कि कहीं ना कहीं या तो उनको खुद से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका वायरस का लोड थोड़ा बहुत भी अगर रहता है, ठीक है, जो कि आपको एसिम्टोमेटिक बना देता है, तो फिर वहां भी आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत जरूरत है। तो इसका मतलब है एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद यदि पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद भी प्रिकॉशनरी लेवल पे 1 या 2 और 2 या 3 हफ्ते के बाद रिपीट करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको पहली बार अगर नेगेटिव आ जाती है तो फिर आप संतुष्ट हो सकते हैं। हाँ, अगर ओके। कंप्लीटली सिम्टम फ्री होने के 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद भी अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, उस सिचुएशन में आपको 8 हफ्ते के बाद जरूर करवा लेना चाहिए। उस सिचुएशन जरूर करवा में लेना चाहिए नेगेटिव वाले को जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाले को जरूरत है। पॉजिटिव वाले को। तो ये हाँ बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स डॉक्टर मनीषा गोला का जो सवाल है कि कुछ पेशेंट्स का नेगेटिव सैंपल है लेकिन उनके पास फिर भी सिम्टम्स हैं। सो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स आप नेगेटिव मैंने पहले बताया ना। फॉल्स नेगेटिव होंगे। हाँ, जी हाँ, फॉल्स नेगेटिव होंगे। तो दर्शक अपने सवाल यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और उनका जवाब जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा क्योंकि ये जो डायग्नोसिस का तरीका है कि कई लोगों को अभी जैसे ये पैंडेमिक का जब सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा पीक हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो कई सारी लैब्स ने जो है सैंपल्स को लेना रोक दिया और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब ये बताया जाता था कि वहाँ पे स्लॉट नहीं है, टाइम नहीं है, तो हर एक सैंपल को प्रोसेस होने का एक टाइम होता है। उतने ही सैंपल्स डाले जा सकते हैं जितने की मशीनरी की या टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी है। कैपेसिटी। तो इसीलिए आप कोऑपरेट करिए पूरा साइंटिफिक। जैसे पहले सेशन में यदि आप सुनेंगे तो डॉक्टर सतीश ने बोला है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, पैनिक ना करें। ये जो जानकारी है हेल्थ पैंडेमिक्स इन यू, इसका पर्पस यही है कि इसके जो कोरोना डिजीज के या इन्फेक्शन के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो पहलू हैं, उन्हें आप अपनी भाषा में समझ सकें। आज डॉक्टर सतीश ने बहुत अच्छे से बताया कि टेस्ट किस तरह से होता है और रिपोर्ट आने के बीच में क्या होता है और कहाँ पर किस तरीके से पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव होने की क्या संभावना है, गलत रिपोर्ट आने की क्या संभावनाएं हैं, और यदि आपकी रिकवरी हो जाती है लेकिन उसके बाद भी आपके सैंपल जब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं 3 से 4 हफ्ते 8 हफ्ते तक आते हैं, तो आपको प्रिकॉशनरी आगे भी टेस्ट कराने चाहिए। और काफी सारे इस एक स्टेज पर आकर के इन्होंने बोला कि आपको निश्चिंत नहीं होना है, काफी सारे स्टडीज और रिसर्चेस चल रही हैं। जैसा इन्होंने बोला कि हो सकता है वो आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ जो है लग सकता है, बट देन दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर मेकिंग एनी स्टेटमेंट ओवर हियर। ये स्टडीज है, साइंटिफिक वर्ल्ड अपना काम करता है, हमें अपना काम करना है, हमें सुरक्षित रहना है। जी डॉक्टर सतीश। एक चीज मैं इसके साथ आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी को भी अगर कोविड का डाउट होता है या इन्फेक्शन का, कभी भी कोई आपको किसी तरह का लगता है कि मैं इन्फेक्टेड पर्सन में हूँ या आपको कोविड कोरोना जैसे आपको लगता है, आपको सबसे पहले आरटीपीसीआर कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट नहीं। ब्लड टेस्ट आपको कोरोना इन्फेक्शन से कितना आपके शरीर में असर हुआ है वो आपको बताता है।
ब्लड टेस्ट आपको एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपको आरटीपीसीआर ही कंफर्म करता है। और जब तक आप आरटीपीसीआर टेस्ट से कंफर्म नहीं कर लेते हैं तब तक आपको किसी भी तरह के रूमर्स में आके मेडिसिन, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन की तरफ आपको सोचना भी नहीं चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है आपको रिस्पॉन्स का। आपको क्या रिस्पॉन्स करना है? आप ब्लाइंडली आप एक रूल बनाए, कोई भी आप अपने लिए या अपने दोस्तों को भी आपको बताना। तो पहला रूल है, थंब रूल होता है कि पहले अपने बीमारी के पॉजिटिव एजेंट को पहचानो। अगर वो कोरोना वायरस है तो उसके लिए आरटीपीसीआर कराओ, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको मानो, नेगेटिव आता है, सिम्टम है, तो फिर से करवाओ। ठीक है, इसके बाद आपका अगला कदम इसके बाद तय होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ज्यादा, क्योंकि ये करवा के बिना लोग आगे का सारा कदम पहले कर लेते हैं, मेडिसिन पहले खा लेते हैं, ब्लड टेस्ट आनंद फानंद में कुछ भी करवा लेते हैं, और मेडिसिन का तो खैर अंत ही नहीं है। कोई भी मेडिसिन अब जो है सो, ये नाम तो नहीं लूंगा मैं, एक जेनरिक बताता हूँ, स्टेरॉइड भी खा लेते हैं, एंटीवायरल भी खा लेते हैं, और सब कुछ खा लेते हैं। और उसका इतना बड़ा खामियाजा है, मैं आपको, मेरे पास तो पूरा कंपाइल डेटा नहीं है पूरे इंडिया का, अगर होता तो मैं आपको दिखा देता कि कितना इससे खतरनाक है। अपने जो मेरे पास जो एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे केसेस है, उसमें ज्यादातर लोगों को परेशानी, उन लोगों को मैं देखता हूँ जो लोग सेल्फ मेडिकेट होकर के और फिर मेरे पास पूछने आते हैं, उनमें मैं देखता हूँ कि ज्यादातर परेशानियां होती हैं। तो पहला आपका रिस्पॉन्स है डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट पहला रिस्पॉन्स कभी नहीं हो सकता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स डायग्नोसिस, यही आपका होम टेक मैसेज है। बहुत अच्छी जानकारियां दी आज आपने डॉक्टर सतीश, और मैं फिर से गुजारिश करूंगा आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, और डॉक्टर सतीश के से आप पर्सनली परामर्श ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स परामर्श ले सकते हैं। किसी भी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का जो एनालिसिस है कि आपकी डिजीज की क्या स्टेज है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस चीज के बारे में यदि आप पर्सनली कहीं भी आपके कोई भी नीडफुल नोन पर्सन है, आप उन्हें हेल्थ परामर्श फेसबुक पेज के बारे में आप जरूर बता सकते हैं। आप उन्हें शेयर करें, आप वीडियोस को ये शेयर करें ताकि लोग डरे नहीं, सेल्फ मेडिकेशन जैसी गलतियां ना करें, साइंटिफिक प्रोसेस को समझे। साइंटिफिक सोर्स द्वारा जो है इस शो में दिया जा रहा है, इस चीज को इंटरनेशनली एक्लेम किया गया है, डॉक्टर सतीश के वर्क को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। और किसी भी प्रकार की जो है भ्रांति में ना पड़े कि हमारी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है तो हमें इफेक्ट नहीं करेगा। पहले सेशन में काफी इंपॉर्टेंट बातें की गई है, दूसरे में की गई है, और आज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें इन्होंने, जो सबसे बड़ी बात है कि डायग्नोसिस कैसे होता है, पता कैसे चलेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसके साथ ही आज ये शो हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, और फ्राइडे को हम लोग एक एपिसोड और हेल्थ पैंडेमिक्स एंड यू का कोविड के ऊपर हम लोग लेकर के आएंगे। डॉक्टर सतीश हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी हेल्थ परामर्श पेज हमेशा है, और जो दूसरा हमारा पेज है एक्सेप्ट डायग्नोसिस प्रोग्राम फॉर स्ट्रेस फिजियो कम्युनिटी, तो इन दो पेजेस के माध्यम से डॉक्टर सतीश की जो अपडेटेड रिसर्च इंफॉर्मेशन है वो हमेशा हम लोगों को मिलते रहेंगे। लेकिन सुरक्षित रहिए, डरिए मत, और साइंटिफिकली अपने प्रॉब्लम को मैनेज करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, ऑलवेज बिलीव जिस चीज का प्रमाण है उस चीज के ऊपर। बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, खुद को बचा लिया तो समाज में सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। ओके डॉक्टर सतीश, धन्यवाद इस शो के लिए, अपना टाइम फिर से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।